अगस्त का महीना चल रहा था। शालू अपने स्कूल के 15 अगस्त के फंक्शन की तैयारी कर रही थी। इस बार स्कूल की तरफ से एक बड़ा ही रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा था, जिसमें बड़े बड़े लोग आने वाले थे। इसलिए टीचर ने भी सबसे होनहार बच्चों को कार्यक्रम के लिए चुना था और शालू को सबसे आगे परफॉर्मेंस के लिए खड़ा होना था। देखो बच्चों, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट प्रोग्राम होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिस पर सब लोग अपनी ड्रेस में आए जो कि उन्हें बोली गई है। मैम, क्या कार्यक्रम के लिए ड्रेस अपनी होगी या स्कूल की तरफ से मिलेगी? नहीं बच्चों, सबको अपनी अपनी ड्रेस लेकर आनी होगी। इतना घबराने वाली बात नहीं है। आजकल ड्रेस किराए पर भी मिलती है, तुम लोग वहां से ले आना। और शालू, तुम जरा खास ध्यान रखना, क्योंकि तुम सबसे आगे खड़ी हो, इसलिए तुम्हारी ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। यह सुनने के बाद शालू का मन उतर गया। उसे नहीं पता था कि उसे इस कार्यक्रम के लिए ड्रेस अपनी लेनी होगी। शालू बहुत ही गरीब परिवार से आती थी और उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी और उसके पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। शालू उदास सी घर आती है। क्या हुआ शालू, इस तरह मुंह क्यों लटकाया हुआ है? किसी से झगड़ा कर कर आई है या टीचर ने कुछ कहा है? माँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी हो रही है और उसके लिए मुझे भी चुना गया है कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। क्या हुआ, तुझे निकाल दिया क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मेरी परफॉर्मेंस तो सबसे अच्छी है, इसीलिए सबसे आगे खड़ा किया है। लेकिन माँ, टीचर कह रही है कि रिहर्सल के लिए 15 अगस्त में जो ड्रेस पहन कर आनी है वह हमें खुद ही लानी होगी। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? स्कूल की ड्रेस तो तू रोज पहन कर जाती है, पहन जाना। माँ, तू समझती क्यों नहीं है? मैं कह रही हूँ कि कार्यक्रम की जो ड्रेस है वह हमें अपनी पहननी है। मैडम कह रही थी किराए पर ले आना। चल ठीक है, हम लोग पहले पता करने चलते हैं कितने की आएगी ड्रेस। शाम को शालू खुशी खुशी अपनी माँ के साथ उस दुकान पर जाती है जहाँ पर किराए के कपड़े मिलते थे। हाँ हाँ बहन जी, हमारे यहाँ तो हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं। हाँ अंकल, मुझे इसी तरह की ड्रेस दिखा दीजिए। और किराया कितना होगा 2 दिन का? देखो बेटा, 2 दिन का किराया होगा 1,000 रुपये और सिक्योरिटी के आपको 500 रुपये और जमा कराने होंगे। 1,000 किराया? अरे भैया, हम ड्रेस रखेंगे थोड़ी, वापस कर देंगे। बहन जी, आप तो जानते ही हैं, बच्चे कपड़े ले जाते हैं, फिर उसमें से कुछ फटवट भी जाते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों से गुम हो जाती हैं। अब हम इतना नुकसान थोड़े ही झेलेंगे, इसलिए किराया 500 रुपये है। ये सुनकर शालू की माँ का मुंह उतर जाता है। वे शालू से कहती है कि हम किसी और दुकान पर पता करते हैं। फिर वे कई दुकानों पर जाते हैं। कहीं पर किराया 500, कहीं 600, तो कहीं 700 रुपये था। शालू, ये लोग तो बहुत ही महंगी ड्रेस दे रहे हैं। और बेटा, किराए पर इतनी महंगी ड्रेस लेने का फ़ायदा क्या? ये तो हमें वापस करनी होगी। 1,000 रुपये में मैं तेरी 3 जोड़ी कपड़े ले आऊं, तेरे घर के पहनने वाले। फिर क्या करें माँ? स्कूल में तो टीचर बगैर कपड़ों के मुझे कार्यक्रम नहीं करने देगी। हाँ, ये बात भी है। अभी तो 4 दिन पड़े हैं। मैं ज़रा मालकिन से बात करके देखती हूँ, अगर वह मुझे कुछ एडवांस पैसे दे दे तो। रात हो चुकी थी। दोनों घर आ जाती हैं। फिर शालू की माँ खाना बनाती है और शालू अपने स्कूल का होमवर्क करने लगती है। अगर माँ की मालकिन ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो हम लोग ड्रेस नहीं ले पाएंगे और फिर मुझे अपना नाम वापस लेना होगा। हे भगवान, मैं स्कूल के वैसे ही बहुत सारे कार्यक्रम में सिर्फ पैसों की वजह से हिस्सा नहीं ले पाती। मुझे लगा था कि यहाँ पर पैसे नहीं लगेंगे, इसीलिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया। लेकिन अब माँ दुखी है, मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, अगर कल माँ को मालकिन ने पैसे दे दिए तो ठीक है, अगर नहीं दिए तो मैं मैडम को मना कर दूंगी। फिर शालू अपनी माँ की तरफ देखती है जो सर पर हाथ रखकर लेटी हुई थी। वह समझ गई थी कि माँ को चिंता हो गई है। अगले दिन सुबह शालू स्कूल जाती है और उसकी माँ काम पर। मालकिन, क्या मुझे 1,000 रुपये एडवांस मिल सकते हैं? देखो, जब तुम मेरे पास काम पर लगी थी तो मैंने तुम्हें पहले ही दिन कह दिया था कि बीच में कभी एडवांस मत मांगना। मैं जानती हूँ मैडम, आपने ऐसा कहा था,
और मैंने आज तक आपसे कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन यह मेरी बेटी ने स्कूल के एक कार्यक्रम में भाग ले लिया, बस उसी के लिए चाहिए। अरे अपनी बच्ची की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। इन कार्यक्रम में हिस्सा लेने से कुछ नहीं होता। यह स्कूल वाले बच्चे पढ़ाई पर तो ध्यान देते नहीं। बस 15 अगस्त और 26 जनवरी आई नहीं कि बच्चों को कार्यक्रम के लिए तैयार करने लगते हैं। शालू की माँ चुप हो जाती है। वह समझ चुकी थी कि वह कितना भी कह ले, मालकिन उसे एडवांस नहीं देगी। तब वह एक दूसरे घर जाती है। वहाँ के साहब से कहती है, देखो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है तुम्हें एडवांस देने में, लेकिन तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मालकिन ही सारा हिसाब किताब देखती है, और आज उन्हें ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए थोड़ा जल्दी निकल गई। साहब आप पैसे दे दीजिए, मैं मैडम से बात कर लूँगी। ना बाबा ना, मुझे तो माफ़ करो। अगर उसे पता चल गया कि मैंने 1000 रुपये तुम्हें उससे बगैर पूछे दे दिया तो घर में हंगामा हो जाएगा। शालू की माँ फिर कुछ नहीं कहती और चुपचाप सारे घर का काम खत्म करके वहाँ से निकल जाती है। रास्ते पर वह सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। कितनी बेबसी है मेरी, 1000 रुपये भी खर्च नहीं कर सकती। और यह स्कूल वालों की तो बड़ी गलत बात है। जो कार्यक्रम स्कूल में हो रहा है, नाम भी स्कूल का हो रहा है, तो बच्चों के ऊपर इतने पैसों की जिम्मेदारी क्यों डालना। अगर इतना ही पैसा मेरे पास होता तो अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाती। क्या सोचेगी मेरी बेटी। उधर आज भी टीचर स्कूल में प्रैक्टिस करा रही थी। उसके बाद वह सभी बच्चों से पूछती है, क्या उन लोगों ने बात कर ली है। सब बच्चों ने हाँ कहा, बस शालू चुपचाप खड़ी रही। क्या हुआ शालू, तुमने अभी तक कपड़ों के लिए बात नहीं की है क्या? देखो तुम सबसे आगे खड़ी हो, तुम्हारे कपड़े भी अच्छे होने चाहिए और साफ भी होने चाहिए। टीचर मेरी माँ आज पता करने जाएगी। शालू मन ही मन घबरा रही थी। पता नहीं माँ की मालकिन ने उन्हें पैसे दिए भी होंगे या नहीं। हे भगवान, क्या होगा? क्या मुझे अपना नाम वापस लेना पड़ेगा? शालू जब घर आती है तो अपनी माँ को उदास देखकर समझ जाती है कि पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। क्या हुआ माँ, क्यों परेशान हो रही हो? नाम ही तो वापस लेना है, ले लूँगी। पर तू इस तरह चिंता करके बैठी रहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और स्कूल का कार्यक्रम ही तो है, छोड़ भी दूंगी तो क्या हो जाएगा? जानती हूँ कार्यक्रम है, छोड़ देगी तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तेरे मन में ये मलाल रह जाएगा कि तेरी माँ के पास 1000 रुपये भी नहीं थे तुझे देने को। और जो 1 महीने से कार्यक्रम के लिए मेहनत कर रही है वो अलग। पता नहीं लोग किसी की मजबूरी क्यों नहीं समझते। एडवांस ही तो मांग रही थी, उसके बदले काम भी तो करती, पर नहीं, सीधा मुंह पर मना कर दिया। चल छोड़ ना माँ, मैं कल मैम को मना कर दूंगी, वह किसी और लड़की को आगे खड़ा कर लेंगी। ये कहने के साथ शालू का गला भर गया। उसने किसी तरह अपने आंसुओं पर कंट्रोल किया, मुंह धोने चली गई। उसकी ऐसी हालत देखकर शालू की माँ का दिल मुंह को आ गया। वह शालू को बोलकर घर से निकल गई और सीधा उस दुकान पर पहुंच गई। फिर उसने उस दुकानदार से कहा कि मुझे वह कल वाली ड्रेस दिखा दो। शालू की माँ ने ध्यान से उस ड्रेस को देखा। फिर वह सीधा एक कपड़े वाले दुकान पर गई जहाँ सस्ते कपड़े मिलते थे। वहाँ से उसने 2-3 रंग के रंग बिरंगे कपड़े उठा लिए जो शालू की ड्रेस के लिए चाहिए थे। उन्हें लेकर वह घर आ गई। माँ, ये कपड़े किस लिए लाई हो? अपनी मैडम से बोल देना कि तू कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। मैं ये कपड़ा खरीद कर लाई हूँ। कल छुट्टी करके तेरे लिए ड्रेस तैयार करूँगी। और तुझे पता है यह सिर्फ 300 में आई है। यह सुनकर शालू बहुत खुश हो जाती है। खाना खाने के बाद शालू की माँ उसका नाप लेती है और अगले दिन ड्रेस बनाने का सोचती है। अगले दिन सुबह शालू स्कूल जाती है और उसकी माँ उसके लिए ड्रेस तैयार करने लगती है। जब वह स्कूल से आती है तो ड्रेस बिल्कुल तैयार थी। शालू उसे पहनकर देखती है तो खुशी से अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। शालू अपनी रिहर्सल में जब वह कपड़े पहनकर जाती है तो उसकी टीचर बहुत तारीफ करती है। अरे वाह शालू, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। मैम, ये मेरी माँ ने बनाई है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। जैसा मैं चाहती थी तुम वैसी ही दिखाई दे रही हो। घर आकर शालू अपनी माँ को बताती है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं
और 15 अगस्त वाले दिन शालू अपने कार्यक्रम में सबसे आगे खड़ी हुई बहुत सुंदर लग रही थी और फिर बाद में उसे उस कार्यक्रम के लिए सर्टिफिकेट भी मिलता है। माँ, ये सर्टिफिकेट सिर्फ मेरे लिए नहीं, तेरे लिए है। तूने मेरे लिए कितनी मेहनत की और मुझे निराश नहीं होने दिया। तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है मेरी बेटी। कभी किसी चीज़ की चिंता मत करना, हर समस्या का हल होता है। अब बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और इस तरह उस गरीब माँ बेटी का 15 अगस्त बड़ी धूमधाम से मन जाता है। सुंदर अपने परिवार के साथ धर्मपुर नाम के गांव में रहता था। वो बहुत गरीब था। उसका परिवार एक झोंपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी झुमरी, उसके बूढ़े माता पिता और उसके 2 बच्चे थे। उसके पिता हमेशा बीमार रहते थे और उसकी माँ भी चल फिर नहीं सकती थी, वो बस बैठी रहती थी। सुंदर की पत्नी झुमरी थोड़ी समझदार थी। उसकी समझदारी से ही घर थोड़ा ठीक ढंग से चल रहा था। सुंदर पत्थर तोड़ने का काम करता था। जहां कहीं भी कोई घर बनता, सुंदर वहां चला जाता था और वहां पर काम करने लगता था। झुमरी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वो गांव के बच्चों को पढ़ा देती थी और ऐसे ही घर का खर्चा चल रहा था। उनकी दुनिया बस यही थी। वो अब तक ना तो कहीं घूमने गए थे, ना उन्होंने कभी अच्छा खाना खाया था। उनकी बस यही दुनिया थी। उन्हें लगता था यही एक दुनिया है। एक बार की बात है, सुंदर एक मकान में काम कर रहा था कि अचानक उसके हाथ में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। वो घर वापस आ जाता है और उसे देखकर उसकी पत्नी कहती है, अरे ये क्या हुआ तुम्हें? इतना खून कैसे निकल रहा है? अरे कुछ नहीं, वो बस अपना काम करते करते अचानक आंख लग गई और हथौड़ा पत्थर पर लगने की बजाय हाथ पर पड़ गया। तुम भी जरा ध्यान से काम किया करो। बैठो, दवा लगा देती हूँ। झुमरी भगवान को याद करते हुए कहती है, हे भगवान, कब तक हमारी परीक्षा लेता रहेगा? कब इस गरीब की दुनिया में कोई खुशी आएगी? इतने में अंदर से आवाज आती है, माँ, मेरा हाथ जल गया, देखो देखो माँ। झुमरी भागती हुई अंदर आती है और अंदर जाकर देखती है कि उसकी बेटी, जो कि रसोई में खाना बना रही थी, उसने चूल्हे की लकड़ी को अपने हाथ पे लगा लिया था और उसका हाथ जल गया था। हे भगवान, अब तुमने ये क्या कर लिया? क्या करूं मैं तुम सबका? कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। झुमरी उसके हाथ में मरहम लगा देती है और फिर सब लोग सो जाते हैं। रात को झुमरी सोच रही थी कि कब तक उन्हें इस तरह का जीवन बिताना पड़ेगा। वो सोच रही थी कि वो क्या क्या करे कि वो एक अच्छा जीवन यापन कर सके। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन झुमरी रसोई घर में जाती है और वहां देखती है पर कोई रसोई में कुछ भी नहीं था जिसे वो पका सके, अपने परिवार को खिला सके। इतने में उसका बेटा उठकर आता है और कहता है, मामा, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। झुमरी सोच रही थी कि अब वो क्या करे, क्या दे उसे खाने के लिए, क्योंकि घर पर तो कुछ था ही नहीं खाने के लिए। वो अपने बेटे को एक गिलास पानी पिला देती है और कहती है, बेटा अभी तो पानी पी ले, कुछ देर में आती हूँ, कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ तेरे लिए। इतना कहकर झुमरी घर से बाहर चली जाती है। कुछ दूर एक राशन की दुकान थी। झुमरी दुकान में जाती है और दुकान वाले से कुछ अनाज उधार मांगती है। लाला जी, कुछ राशन दे दो उधार, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। चल चल जा यहाँ से। अगर मैं सबको ऐसे ही मुफ्त में सामान बांटने लगा तो मैं क्या धर्मशाला जाऊंगा? लाला जी दया करो, मेरे बच्चे भूखे हैं, बूढ़े सास ससुर हैं, पति को चोट लग गई है, उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है, दया करो, कुछ तो दे दो। झुमरी वहां से चली जाती है और अपना सा मुंह लेकर घर आ जाती है। घर पर सब उसका इंतजार कर रहे थे। सुंदर ने खाना बना कर रखा था। झुमरी जब ये सब देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने पति से कहती है, अरे ये खाना कहाँ से आया? घर में तो कुछ भी नहीं था। अरे तूने मुझे इतना बेकार समझा है क्या कि मैं तुम लोगों का पेट भी नहीं भर सकता? झुमरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रो मत पगली, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी इस गरीब की दुनिया में भी खुशियां आएंगी। ऐसा कहकर सब खाना खाने लगते हैं। बाद में झुमरी
उससे पूछती है कि वो कहाँ से खाना लेकर आया था। जहाँ पर मैं काम करता था ना, वहाँ से कुछ लोग आए थे और जो मैंने काम किया था उसके पैसे देकर चले गए और कहा कि अब काम पर ना आऊं जब तक कि मेरी चोट ठीक नहीं हो जाती। कुछ दिनों तक तो अपना खर्चा पानी चल जाएगा, बात की बाद में सोचेंगे। झुमरी सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा, और समय इसी तरह बीतने लगा। अब सुंदर के माँ पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। किसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। बरसात का मौसम भी आने वाला था। एक दिन झुमरी सुंदर से बोलती है, किसना के बापू, बरसात का मौसम भी आ गया है। मुझे नहीं लगता कि हमारा घर इस बार भी बरसात झेल पाएगा। झुमरी, तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। वो सब रात को सो जाते हैं कि तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। उस तूफान की वजह से उनका घर टूट जाता है। कुछ देर बाद बारिश होने लगती है। उनके पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं थी। वो चारों भीगते भागते पास ही एक मंदिर में चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। झुमरी भगवान के सामने रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, तू कब तक हमें यूं ही दुख देता रहेगा? तूने आज तक हमारी कोई मदद नहीं की, पर अब बस, अब तुझे कुछ करना होगा, वरना मैं फिर कभी तेरा नाम नहीं लूंगी। तभी अचानक बारिश रुक जाती है और तूफान थम जाता है और चारों अपने घर की ओर चले जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक आदमी मिलता है। उस आदमी की तबीयत बहुत खराब लग रही थी। झुमरी और सुंदर उसके पास जाते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। घर आकर वो उस आदमी को एक जगह पर बैठा देते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वो कौन है। वो आदमी उसे सारी बात बता देता है। वो आदमी कहता है, मैं वही आदमी हूँ जिसके पास तुम एक बार राशन लेने आई थी और मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। शायद यही मेरे कर्मों का फल है। हाँ सुंदर भाई, मैं बड़ा ही लालची और कंजूस था। मैं कभी भी कोई दान पुण्य का काम नहीं करता था। एक दिन की बात है, मैं अपनी दुकान से घर जा रहा था तो कुछ चोरों ने मुझे लूटने की कोशिश की और मेरा सारा पैसा लूटकर मुझे पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। मेरी जान तो बच गई, लेकिन इस हादसे में मेरी टांगे खराब हो गई। लाला जी, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। शायद यही मेरे पापों की सजा थी। लाला जी, आप कुछ ज्यादा मत सोचिए। हम आपकी शायद कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो अपने खाने के लिए ही पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता। देखो सुंदर भाई, तुम सब भले चंगे स्वस्थ हो और ईमानदार भी, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं और उसे कमाने का कोई साधन भी नहीं है। और मैं एक अपाहिज हूँ। मेरा शरीर तो स्वस्थ नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी भी वो मेरी दुकान है। दुकान है? लेकिन लाला जी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम मेरी दुकान पर सामान बेचना, मैं तुमको सारा काम सिखा दूंगा। तुम बाजार से सामान लाना और दुकान पर लाकर बेचना। इससे तुमको भी अच्छी आमदनी हो जाएगी और तुम्हारे बच्चों का जीवन भी अच्छा हो जाएगा। सुंदर और झुमरी सोच में पड़ जाते हैं। उन बेचारों को कुछ समझ नहीं आता कि ये उनके लिए ठीक है या नहीं। सुनो जी, मुझे तो ये सब ठीक ही लग रहा है। हमारे पास तो वैसे भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और इससे बुरा और भला क्या हो सकता है। हाँ झुमरी, तू ठीक कहती है। वो दोनों लाला के पास जाकर हाँ कर देते हैं। बहुत अच्छे सुंदर भाई, अब तुम देखना कैसे तुम्हारे दिन बदलते हैं। मुझे तो बस 2 वक्त का खाना मिल जाएगा तो मेरे लिए बहुत है। मुझे अब पैसों का ज्यादा मोह नहीं रहा। अब वो मिलकर लाला की बंद दुकान को फिर से चालू कर देते हैं। लाला उसको सारा काम सिखा देता है। सुंदर और झुमरी ने रात दिन मेहनत की और दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। फिर कुछ दिन बाद झुमरी की तो दुनिया ही बदल गई थी। अब तो उसने अपने लिए पक्का घर बना लिया था। झुमरी, किसी ने सच ही कहा है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आप बिल्कुल ठीक कहते हो जी। सच में भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।
लाला भी अब बिल्कुल बदल गया था। वो दुकान में रहकर सुंदर को बताता रहता था और अब वो धर्म कर्म के कामों में भी अपना समय बिताता था। सुंदर और झुमरी, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मेहनत से एक गरीब इंसान भी अपनी किस्मत बदल सकता है। अब एक गरीब की दुनिया बिल्कुल बदल गई थी और ये सब सुंदर और झुमरी की मेहनत की वजह से हुआ था।